हेलो एवरीवन, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, तो टेंशन नहीं लेने का। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का कौन सा टॉपिक सर पढ़ेंगे? हम लोग एक समान वहा क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव और क्या पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसमें आज टॉपिक कवर करेंगे एक समान वहा क्षेत्र में द्विध्रुव तथा वैद्युत फ्लक्स। सर ये सब होता क्या है? अगर जानना है इसको तो सबसे पहले जल्दी से वीडियो को क्या करें? लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बढ़ते हैं आगे। एक समान वहा क्षेत्र में द्विध्रुव डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ के आए हैं हम लोग, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या था? एक द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव था, एवी था, जिसकी लंबाई कितनी थी? जल्दी से बोलो। 12 थी। इधर माइनस क्यू था और इधर प्लस क्यू था। हाँ या ना? इतना ही था। बिल्कुल सर। हम लोगों ने क्या किया था? इसके कारण दो डेरिवेशन भी किए थे। इसके कारण यहां पर एक पी पॉइंट रख लिया था। इस पी बिंदु पर क्या देखा था? इस वाले डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको बोला था अच्छी स्थिति। इसके बाद मैंने क्या किया था? इस पी पॉइंट को उठाकर बिल्कुल इसके सेंटर से ऊपर ले आए थे आर दूरी पर। तब यहां पर देखा था कि इस द्विध्रुव के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको बोला था निरक्षीय स्थिति। तो दोनों डेरिवेशन अब हमने कर लिए थे। अब हम लोग इसी डाइपोल से एक और डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं ये जो रूम है, इस रूम में जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। कैसा है? एक समान है। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, चाहे रूम के इस कोने पे चले जाओ या फिर रूम के इस कोने पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ऊपर नीचे, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है? सेम है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? एक समान है। तो कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने पॉकेट से एक वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे और उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी एंगल पर ऐसे करके रख देंगे। जैसे ही एंगल पे ऐसे करके वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, जिसके कारण एक बल इसको इधर की तरफ लगेगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज होगा, और एक बल इसको इधर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन। एक बल वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लगेगा और एक बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? कोई इधर से फोर्स लगा रहा, कोई इधर से फोर्स लगा रहा। अब मैं इधर खड़ा हूं, मुझे कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है, कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा? मैं अपने ही एक्सिस पर ऐसे करके रोटेट होने लगूंगा, एक कपल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? कपल बना दूंगा। ना ना ना, वो वाला कपल नहीं जो तुम सोच रहे हो। कौन सा कपल? घूमने वाला। ऐसे करके वो रोटेट होने लगेगा अपनी ही एक्सिस पर, जिसके कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा। जब भी कोई चीज रोटेट होती है, घूमती है, तो उस पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क का मतलब है बल युगम। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन में हम लोगों को बल युगम ही बताना है। क्या बताना है? टॉर्क की वैल्यू बतानी है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब उस पर बल युगम टॉर्क कितना लगेगा। समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। अगर समझ गए तो आ जाओ पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युगम मतलब टॉर्क का आघूर्ण निकालते हैं सर। मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले बनाना पड़ेगा मुझको डायग्राम। तो बनाते हैं डायग्राम सर। डायग्राम पूरा डेरिवेशन करने के लिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं यहां पर
हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। सही है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पेन से बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। सही है, रख दिया। जो मैंने यहां पर दे दिया -q चार्ज और यहां पर दे दिया +q आवेश। सही है, इसको पॉइंट दे दिया A, इसको पॉइंट दे दिया B। बिल्कुल सही है सर, A और B हो गए। अब ये किसी ना किसी एंगल पे रखे होंगे। कैसे रखे होंगे, किसी ना किसी एंगल पे रखे होंगे। इधर की डायरेक्शन में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। देखो आपको दिख भी रहा है, इधर की डायरेक्शन में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, अगर ये झुका हुआ है, सीधा तो रखा नहीं है, झुका हुआ रखा है, ऐसे करके रखा है, तो कुछ ना कुछ एंगल पर रखा होगा। देखो ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है और यहां पर कुछ ना कुछ एंगल पे रखा होगा। तो मेरे हाथ और पेन के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ऐसे यहां पर भी कोई एंगल बनेगा। तो हम लोग यहां पर डैश डैश करके एक सीधी लाइन ले लेते हैं और यहां से देखते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसे करके एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। ये A हो गया, ये B हो गया और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। क्या देते हैं, C। कहीं ना कहीं ये जो दूरी है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। बिल्कुल सर, तो ये कुछ हमारा ऐसे डायग्राम बन के तैयार होता है। अब क्या होगा, मैंने बताया था फोर्स लगेगा। एक फोर्स कैसा लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स कैसा लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये वाला, अब ये देखो ये माइनस है, ये कैसा है, माइनस है ना, माइनस। ठीक, तो इधर वाले पे फोर्स, +q वाले पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। माइनस वाले पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं। तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक लग रहा है इधर की तरफ तो दूसरा लग रहा है इधर की तरफ। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है, इनका जो मतलब अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें, ठीक है, एक अगर रेखा देखें तो क्या ये सीधी रेखा में आ रहे हैं। जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या मैं अब चलूंगा, नहीं चलूंगा। क्योंकि मेरी जो सीधी लाइन देखो, ऐसे करके सीधी एक लाइन बन रही है, मैं कहूं कहीं जाऊंगा तो कहूं सर आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर सेम फोर्स मेरे एक यहां पर लगाया जाए और एक नीचे से पैरों पे लगाया जाए इधर डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, एक जैसे इधर पे लगाया गया इधर, तो ऐसे ऐसे मैं घूमने लगूंगा। तो सेम एस ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है ये भी कैसा करने लगेगा, घूमने लगेगा। ये टॉर्क बना देगा। क्या बना देगा, टॉर्क। तो जल्दी से डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर इसकी देखते हैं लैंग्वेज। क्या देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं। तो आइए लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज क्या है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB +q व -q आवेशों से मिलकर बना है। +q आवेश पर वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में है तथा -q आवेश पर वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में कार्यरत कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, +q पर जो F लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, -q पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। इसके बाद दोनों बल परिमाण के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। हमने कहा फोर्स तो इक्वल है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। तथा इनकी क्रिया रेखा भी एक नहीं है। क्रिया रेखा का मतलब लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन में नहीं है, अलग अलग हैं, तो एक नहीं है। इसलिए यह एक वल युग्म की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे, कपल की रचना करेंगे, वल युग्म की रचना करेंगे, जिसके कारण घूमने लगेंगे और उन पर फोर्स क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। वल युग्म का आघूर्ण, वल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ टॉर्क क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर हम लोग पढ़ते हैं, पूरा डेरिवेशन इधर करते हैं। क्या लगेगा, जब भी कोई चीज घूमती है टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, वैद्युत फोर्स लग रहा होगा, वैद्युत बल लग रहा होगा, ठीक। तो वैद्युत बल तो निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है, BC, इसको और निकालना है मुझे। हमें तो ये वाली दूरी तो पता है कि डाइपोल के जो डाइपोल की दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L। कितनी होती है, 2L, ये 2L लिखा है।
कितनी होती है 12 होती है। तो हमें ये दूरी तो पता है लेकिन ये वाली दूरी नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि बल कौन सा लगेगा। तो बल कौन सा लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, बिल्कुल सर पता है। क्या होती है, बल बटे आवेश, यही होता ना बल बटे आवेश। तो यहां से अगर हम लोग F की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, EQ। बिल्कुल सर, ये हमें पता चल गया कि अच्छा इतना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स तो पता चल गया। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो BC निकालने के लिए क्या चले जाएंगे, किस ट्राइंगल में जाओ, ABC, इस वाले त्रिभुज में जाओ। अगर ABC में गए, ट्राइंगल ABC में अगर गए तो देखो, अगर ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इधर लिखो पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर देखो साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है AB। तो लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, सर हमें तो BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। सर AB की वैल्यू मुझे तो पता है, क्या है AB की वैल्यू, 2L साइन थीटा। समझ में आया, AB की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा। क्या BC की, हाँ AB की 2L साइन थीटा। तो हमारी BC की वैल्यू कितनी आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है 2L साइन थीटा। क्या अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह 2L साइन थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, टाउ इक्वल्स टू, इसको किससे करते हैं, टाउ से करते हैं। टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल्स टू बल कितना आया था, EQ, लंबवत दूरी क्या आई थी, क्या आई थी, जल्दी से बताओ, 2L साइन थीटा। अब एक बात बताना, क्या Q इंटू 2L यहां पर क्या बन रहा है, Q इंटू 2L। ये Q इंटू 2L सुना सुना नहीं लग रहा, ओ सर हम लोगों ने तो वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था। क्या था, Q इंटू 2L क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो क्या Q इंटू 2L की जगह P रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू P E साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया बल युग्म, मतलब टॉर्क आ गया, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ टॉर्क। समझ में आया, हाँ या ना, ओके सर। अगर समझ में आया तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओके, अगर इतना कर लिया है तो एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मतलब ऐसा कब होगा जब सबसे ज्यादा टॉर्क लग रहा होगा, बल युग्म सबसे ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। ऐसा कब होगा सर, बता सकते हैं ऐसा कब होगा, अगर हम लोग डायग्राम में चले जाएं, कहां चले जाएं, यहां पर चले जाएं। अब किसी एंगल पे रखा है तो कोई ना कोई एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बिल्कुल 90 डिग्री कर दूं, कैसे कर दूं, बिल्कुल 90 डिग्री कर दूं, ये वैद्युत बल रेखाएं और ऐसे करके मैं बिल्कुल 90 डिग्री कर दूं। अगर 90 डिग्री कर देता हूं तो साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब इस कंडीशन में इस पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। अगर सबसे ज्यादा बल लगेगा तो यहां पर देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, व्हेन थीटा इक्वल्स टू कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोलो सर, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, सबसे ज्यादा आ जाएगी। समझ में आया। अब इसके बाद सर मिनिमम कब होगी, आ जाओ मिनिमम भी देख लेते हैं कि ऐसा कब होगा जब इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा होगा। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे रख दूंगा, ठीक है, पैरेलल रख दूंगा, वैद्युत बल रेखाओं के पैरेलल रख दूंगा वैद्युत द्विध्रुव को। तो एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा। अगर एंगल 0 बन रहा है तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टाउ की वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। मतलब इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर। क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा सर। समझ में आया, यस। अब एक और बात,
अगर आप इसको देखें, किसको देखें, पीई साइन थीटा को देखें, आप बताएं कि साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है। जब आपने क्लास 11th में पढ़ा था, सदिश राशि अदिश राशि पढ़ी थी, पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सर जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते थे तब कॉस थीटा आता था, और जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते थे तब साइन थीटा आता था। अगर मैं साइन थीटा को हटा दूं तो क्या यहां पर क्रॉस नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ऐसे करके? नोट कर लेना इसको, आ जाता है एमसीक्यू में। तो लिख सकता हूं कि टाउ इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बेटा ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में। और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आया? यस। अगर समझ में आया है तो मैं इधर कर देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से। ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर और इसको कर देते हैं क्लियर। ठीक, देखिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। समझ में आया? अब पढ़ते हैं हम लोग सर, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स को। किसको पढ़ेंगे सर? वैद्युत फ्लक्स। सर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? आइए समझाते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि घन कोण क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा सर? घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। आइए समझते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल समझने से पहले आपको आइसक्रीम खानी पड़ेगी। सर आइसक्रीम खानी पड़ेगी? हां, और वो भी कोन वाली आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? कोन वाली आइसक्रीम। तो चलिए लाते हैं कोन वाली आइसक्रीम। मान लेते हैं मेरे पास एक कोन वाली आइसक्रीम है। क्या है? मेरे पास एक कोन वाली ऐसे करके कुछ आइसक्रीम है। सही है। अब मैं आइसक्रीम को खा लूं। किसको खा लूं? मैं आइसक्रीम को खा लूं, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बची? कोन बची। क्या बची? आइसक्रीम वाली कोन बची। अब अगर मैं इस कोन को ऐसे करके अंदर की तरफ देखूं तो यहां पर मुझे कुछ एंगल दिखेगा। कैसा एंगल दिखेगा? त्रिविमीय दिखेगा, 3 डायमेंशनल दिखेगा, जो ऐसे 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 करके कुछ जा रहा होगा। तो इस सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। समझ में आया? घन कोण जो होता है, 2 तरीके के कोण होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल घन कोण। एक 2D में बनता है और एक 3D में बनता है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 3D में है। सर 2D वाला क्या होता है? जो वॉच में बनता है, कुछ इस तरीके से। यहां पर 12, 3, 6, 9, जो 2 घड़ी के 2 सुई के बीच में बनता है, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये 2D में बनता है, द्विविमीय में बनता है, और ये किस में बनता है? 3D में बनता है, 3 डायमेंशनल बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन कोण पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक। तो घन कोण कहां पर? जहां कहीं भी आपको आइसक्रीम दिख जाए तो उसके जो सेंटर पे बिल्कुल निप पे यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? घन कोण होगा। क्या होगा? घन कोण होगा। समझ में आया? भूलोगे तो नहीं भूलोगे। एक और एग्जांपल देंगे मस्त सा, देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, उसे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी मान लेते हैं कि स्फीयर है, एक गोलीय पृष्ठ है। क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है। उसके गोले के क्षेत्र के द्वारा उसके सेंटर पे कितना कोण बनाया जा रहा है, उसी कोण को बोलेंगे घन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन कोण बोलेंगे। आइए देखते हैं इसी पूरी जो ये परिभाषा लिखी है उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक गोला है। क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है। वाओ सर, बिल्कुल गोल बना है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। ठीक है। यहां पर ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, ऐसे करके कुछ एक
एरिया एलिमेंट काट लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लिया। इसको इस पूरे का एरिया ए है और इस छोटे क्षेत्रफल का एरिया डी ए है। मैंने छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा, इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके सेंटर पे जितना कोण बनेगा, जितना कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग घनकोण कहेंगे। समझ में आया? इस छोटे से क्षेत्र के द्वारा इस गोलीय पृष्ठ के सेंटर पे, केंद्र पर जितना कोण बनेगा, बनाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। समझ में आया? अब छोटा सा क्षेत्र है तो इसका छोटा सा ही घनकोण होगा, जिसको बोल देते हैं डी ओमेगा। समझ में आया? मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? इसकी जो रेडियस है वो आर है। कितनी है? आर है। और यहां पर कोई एक पी पॉइंट मान लेते हैं कि जो सरफेस पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, तो ओ से लेकर, यहां पर ओ दे दो, सेंटर ओ है, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है? आर है। समझ में आया? अब छोटे से एरिया के लिए छोटा सा घनकोण, पूरे एरिया के लिए पूरा घनकोण। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा घनकोण निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा घनकोण निकल आएगा। समझ में आया? आ जाइए देखते हैं। तो इतना समझ में आया? तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटा सा निकल आया। अगर छोटा सा निकल आया, मुझे क्या निकालना है? बड़ा निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करने के बाद पूरा ओमेगा। क्या रेडियस चेंज होगी? छोटे से एरिया के लिए भी रेडियस वही, बड़े से एरिया के लिए भी रेडियस वही, रेडियस चेंज नहीं होगी। तो क्या बोलोगे? 1/r स्क्वायर को बाहर निकाल लो, अंदर डी ए। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। अगर इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? बिल्कुल सर। ओके, ठीक। तो अभी क्या होगा? देखो यहां पर आ गया। अब पूरे गोलीय पृष्ठ का एरिया कितना होता है? ये छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट होने के बाद बड़ा एरिया आ जाएगा। तो पूरे पृष्ठ का एरिया क्या होता है? 4πr स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट? 4πr स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या 4πr स्क्वायर? बिल्कुल सर। ओमेगा इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दो तो बचा क्या? ओमेगा इक्वल्स टू 4π, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टूडेंट ये हमारा आ गया घनकोण, आ गया किसी गोलीय पृष्ठ का। गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर कितना, जितना एंगल बनाया जाए, जितना कोण बनाया जाए, उसी कोण को बोलेंगे हम लोग घनकोण। समझ में आया? जो होता है ओमेगा इक्वल्स टू 4π स्टेरेडियन। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। अब आगे हम लोग जल्दी से, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। 1 2 3। ओके, ले लिया? यस, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सर 1 स्टेरेडियन क्या होता है? व्हाट इज 1 स्टेरेडियन? जैसे आपने पढ़ा होगा कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर हम लोग वैद्युत धारा को देखें तो आवेश बटे क्या होता है? आवेश बटे दर, आवेश की दर होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग पूछें धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अगर पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर, तो हम लोग क्या करते हैं? यहां पर भी एक करते हैं, यहां पर भी एक करते हैं और यहां पर भी एक करते हैं। कहते हैं कि एक कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड में प्रवाह कर रहा है तो वहां पर जो वैद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। यही तो करते हैं, हर जगह एक करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को 1 स्टेरेडियन बताना है। क्या बताना है? 1 स्टेरेडियन बताना है। तो हम लोग क्या करें? फॉर्मूला क्या था स्टेरेडियन का? डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग डी ए को आर स्क्वायर के इक्वल कर दें, किसको कर दें? डी ए को आर स्क्वायर के इक्वल कर दें, तब क्या होगा? ये जो हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ बनाया था, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ, ऐसा। ये जो डी ए था ना, और यहां से यहां तक की दूरी क्या थी? आर स्क्वायर थी। अगर इस डी ए को इस आर स्क्वायर के इक्वल कर दें, रेडियस के स्क्वायर के अगर इक्वल कर दें,
तब जो इसके केंद्र पर कोण बनेगा वो बनेगा 1 स्टेरेडियन बनेगा। अगर हम लोग जो एरिया एलिमेंट दिए है उसको बढ़ा दें, उसको कितना बढ़ा दें, रेडियस का स्क्वायर के इक्वल कर दें, तब जो उस पर एंगल बनेगा वो बनेगा सर 1 स्टेरेडियन। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। तो कर देते हैं इफ यदि डीए जो हो जाएगा वो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कट गया तो डी ओमेगा इक्वल्स टू 1 स्टेरेडियन। समझ में आया? आया ना? बिल्कुल। तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है? अंततः 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है, उसको बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आया है तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि आप गए मार्केट। कहां गए? मार्केट। और आप ले आए एक तरबूज। क्या ले आए हैं? तरबूज ले आए हैं। तो आप उससे पूछते हो कि बताइए जरा ये तरबूज कच्चा है या पक्का है? तो वो क्या करता है, वो ऐसे उठाता है और एक चाकू मारता है और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाता है, तो कुछ कोन टाइप का बाहर निकल आता है। बिल्कुल निकल आता है। तो जब वो कोन बाहर निकलता है तो जरा उस तरबूज को ऐसे झांक कर देखना, जो इसके सेंटर पे जो कोन बनेगा उसी कोन को बोलेंगे हम लोग घन कोण बोलेंगे। आज आप अपने घर में कर सकते हैं। आलू लीजिए, आलू पर क्या करिए, चाकू लगाइए और ऐसे गोल गोल घुमाइए, तो जो ऐसे करके टोपी कोन टाइप का जो निकलेगा, तो जो सेंटर पे देखना जो एंगल बनेगा वही होगा घन कोण। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। कागज से ऐसे करके आप कोण बना सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, तो हर जगह घन कोण देख सकते हैं। लेकिन होना कैसा चाहिए? त्रिविमीय होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इतना समझ में आया होगा? बिल्कुल से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, ओके सर। तो सर अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। बताया था ना स्टार्टिंग में आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। सर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स में स्थित किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। सर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है बेटा? वैद्युत जहां कहीं भी फ्लक्स वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? फ्लक्स आ जाए। फ्लक्स, फ्लक्स। तो आप समझ जाना हम लोग नंबर की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? नंबर की, संख्या की बात कर रहे होंगे। हम बात करेंगे कि कितने संख्या में है कोई चीज है, वो चीज कितने संख्या में है। ठीक, बस इतना याद रखना। अगर जहां कहीं भी फ्लक्स हो तो आप दिमाग लगा देना कि अच्छा ये चीज फिजिक्स में, कि ये चीज कहां बात कर रही हो, कोई भी चीज होगी वो कितने नंबर में है, कितनी संख्या में है। समझ में आया? अब इसके आगे क्या जुड़ा है? इसके आगे जुड़ा है हमारा वैद्युत। वैद्युत का मतलब वैद्युत बल रेखाएं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं कितनी संख्या में है उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बोला है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लेते हैं मेरे पास कोई सतह है। क्या है? मेरे पास कोई सतह है, एक मेटल का टुकड़ा है, एक मेटल की सीट है। समझ में आया? मेरे पास मेटल की कोई सीट है और यहां पर ये कुछ ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कुछ इस तरीके से गुजर रही हैं। ठीक, ऐसी करके कुछ वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब एक बात बताना, टोटल वैद्युत बल रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वैद्युत बल रेखाएं कितनी है? 7। लेकिन इस सरफेस से कितनी गुजर रही हैं? इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही हैं? वो कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3। कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 गुजर रही हैं। तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा। समझ में आया? अगर इसी को एरिया को मैं बड़ा कर दूं, एरिया को क्या कर दूं? बड़ा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो जल्दी से इस डायग्राम को बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जल्दी से हम लोग बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा। मान लेते हैं, आप समझ में आया, अगर एरिया को बड़ा कर दें, किसको बड़ा कर दें? एरिया को अगर हम लोग बड़ा कर दें, तो अगर इसी को यहीं पर, इसको देखो दोबारा बनाते हैं, अगर यहीं पर इसको और मैं ऐसे करके बड़ा कर दूं,
अब बड़ा कर दूंगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से गुजरेंगी, ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर, अब समझ में आया कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है क्षेत्र पर। किस पर निर्भर कर रहा है? क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। समझ में आया? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कमरा है, ठीक है, एक घर है आपका, एक कमरा है, बंद कमरा है, और उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ रोशनी आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है एक खिड़की है। हाँ या ना? वो खिड़की मान लेते हैं वो खिड़की इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। बाहर तो बहुत ज्यादा धूप है, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी धूप आएगी? जितनी खिड़की का एरिया होगा। समझ में आया? हाँ या ना? अगर मैं उस एरिया को बढ़ा दूं, बड़ी खिड़की लगा दूं, तो ज्यादा धूप आएगी। मतलब एरिया ज्यादा तो धूप ज्यादा, एरिया कम तो धूप भी कम। ऐसे ही एरिया अगर क्षेत्रफल ज्यादा कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स भी कम हो जाएगा। ओके, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एरिया है, ये कुछ वैद्युत क्षेत्र है जो ऐसे करके कुछ गुजर रहा है, ठीक। अब इसका पूरे का जो एरिया है वो ए है। कितना है? ए है। लेकिन हमें अगर हम आपसे पूछ दें कि ऐसा करो आप 100 कप चाय बनाओ, तो आप 100 कप चाय अच्छी बना लोगे? नहीं, आप 10 कप चाय अच्छी बना लोगे। हाँ या ना? ठीक है, तो हम लोग छोटे एरिया की बात करते हैं, फिर उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लेते हैं यहां पर एक छोटा सा एरिया है जो डी ए है, ठीक, और इसी डायरेक्शन में ई है। अब एक बात बताना स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सरफेस पर अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, क्या बताओ? एरिया वेक्टर। तो ये एरिया है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब किसी भी क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। कैसे होता है? लंबवत। ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र है मेरा, ये ऑब्जेक्ट, ये सतह है, तो इस सतह पर एरिया वेक्टर डालो तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। हाँ या ना? कुछ ऐसा क्षेत्रफल कर दें तो इस सतह पे क्षेत्रफल डालो, एरिया वेक्टर डालो तो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस सतह पर डालो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। नीचे वाली सतह पर डालो तो एरिया वेक्टर कुछ नीचे डायरेक्शन में होगा। मतलब हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, सतह से लंबवत होता है। समझ में आया? यस। माना कि वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल डीए है, तब ई डॉट डीए के अदिश गुणांक को क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। छोटा सा एरिया है मतलब छोटा सा फ्लक्स, यहां पर डी लगा दिया, इक्वल्स टू किसमें? ये फ्लक्स कहां पर है? वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं। क्या गुजर रही हैं? वैद्युत बल रेखा। किससे गुजर रही हैं? छोटे से एरिया से। किससे गुजर रही हैं? छोटे से एरिया से। फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। किससे गुजर रही हैं? छोटे से एरिया से। तो इसी को बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो ई डी ए कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट्स, ये जो कॉस थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, किसके किसके बीच का एंगल है? ये है एरिया वेक्टर और वैद्युत बल रेखा के बीच का है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए के बीच का एंगल है। अब मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारा सरफेस था, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखा गुजर रही थी, इस पे टकरा के यहां से बाहर निकल रही थी, टकरा के बाहर निकल रही थी। तो इस पर एरिया वेक्टर डालें कुछ इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? और अगर वैद्युत बल रेखा देखें वो भी इस डायरेक्शन में, तो वैद्युत बल रेखा भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा किसके किसके बीच का लेंगे? ई और ए के बीच में। मतलब ई भी इसी डायरेक्शन में, ए भी इसी डायरेक्शन, दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा? सर 0 बनेगा। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहां पर cos 0 वैल्यू 1, तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए। समझ में आया? अब ये छोटा सा फ्लक्स आ गया, क्या बड़ा फ्लक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
फाई ई इक्वल्स टू ये डी फाई ई होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू ई ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें विद इन अ सेकेंड। ओके, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करें, जल्दी करें, जल्दी लाइक लाइक लाइक। ओके, लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक के बिना मजा नहीं आता है। जब तक वीडियो लाइक नहीं होगी और शेयर नहीं होगी, पढ़ाई क्या होता है, शिक्षा को बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले पढ़ लें, हम अपने दोस्त से आगे हो जाए, ना ना ना, शिक्षा को बांटा जाता है। जितना ज्यादा आप बांटेंगे, जितना ज्यादा आप विस्तृत करेंगे, फैलाएंगे, उतना ही ज्यादा माता सरस्वती आपको ज्ञान देंगी, है ना, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। डीए की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। डीए की दिशा जो होती है वो हमेशा तल के कैसे होती है, लंबवत बाहर। ये मैंने बताया ना, हमेशा डीए की दिशा कैसे होगी, तल के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी और बाहर की तरफ होगी। ऐसा है तो तल के लंबवत होगी और बाहर की तरफ होगी। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि, क्योंकि नंबर बता रहा है कितनी संख्या में है। तो अगर संख्या में है मतलब अमाउंट बता रहा है, दिशा तो कोई नहीं बता रहा है, बताएगा वैद्युत फ्लक्स 1 है, 2 है, 3 है, तो कैसा है, ये अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर कैसे, हाँ, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, आइए विमीय सूत्र निकालते हैं जल्दी से। फाई ई इक्वल्स टू ई ए। ई के क्या होता है, जल्दी से ई निकालो। ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन, सॉरी, हाँ, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए टी, डायमेंशन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक, ये आ गई हमारी ई की, तो इधर लिख देते हैं फाई ई इक्वल्स टू ई ए। ई की क्या है, एम एल टी माइनस 3, मेरे साथ बोलेंगे, ए माइनस 1। ए माइनस 1 हो गया यहां पर। ठीक है, और ए की क्या होगी, एरिया की, एरिया क्या होगी, एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। देखो वही है क्या, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। समझ में आया। तो बढ़ते हम लोग आगे की ओर। बंद सतह से फ्लक्स का मान आवेशों के वितरण व उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कोई अगर बंद सतह है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्यू आवेश यहां रखा है, क्यू आवेश यहां रखा है, तो उसके कितनी दूरी है उस पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा। फाई का मान निम्न परिस्थितियों में शून्य रहता है। कैसे, यदि बंद सतह में एक द्विध्रुव या बहुत सारे द्विध्रुव परिवर्त हो। द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्यों, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो कोई चार्ज होगा, आवेश होगा, नहीं होगा, मतलब आवेश जीरो। इसका मतलब आवेश अगर जीरो है तो फ्लक्स होगा क्या, नहीं होगा। बंद सतह में धनावेश व ऋणावेश का परिणाम बराबर होगा। अगर किसी बंद सतह है उसमें जितने निगेटिव आवेश हैं उतने ही पॉजिटिव आवेश हैं, तो क्या, तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्या फ्लक्स होगा, नहीं होगा। यदि बंद सतह पृष्ठ में कोई आवेश परिवर्त ना हो, अगर कोई आवेश ही ना हो, बात पूरी घूम फिर के वही है, अगर कोई आवेश ना हो तब भी फ्लक्स के मान जीरो होगा। निवेशी फ्लक्स निगेटिव इक्वल्स टू निर्गत फ्लक्स प्लस पॉजिटिव। निवेशी फ्लक्स का मतलब, मान लेते हैं ऐसे करके एक मेरा सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, यहां से ऐसे करके अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और इधर की तरफ बाहर निकलेंगी, हाँ या ना। इस पर एरिया वेक्टर डालो कुछ इस डायरेक्शन में, इस पर एरिया वेक्टर डालो इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों को देखें तो इधर की तरफ ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। इसको देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, यहां पर भी लिख देते हैं, ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना जरा इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180, हाँ या ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। मतलब यहां निवेशी जो अंदर की तरफ फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि cos थीटा की जगह -1 रख देंगे। समझ में आया। और यहां पर cos 0 की जगह +1 रखेंगे, मतलब यहां वाला जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ देखना। एक जगह 180 बन रहा है, एक जगह 0 डिग्री एंगल बन रहा है। निवेशी फ्लक्स माइनस और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव।
यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा, अंदर जा रही हैं फ्लक्स ऋणात्मक मतलब 180 डिग्री बन रहा होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होगा मतलब 0 डिग्री होगा। इतना समझ में आया है? ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको गारंटी से समझ में आई होगी और मेक श्योर आपको मजा भी आया होगा और थोड़ा बहुत फिजिक्स से तो प्यार हो गया होगा, क्योंकि फिजिक्स से प्यार करना तो बहुत जरूरी है, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है ये सारे टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश विथ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी जा सकते हैं जिनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन पर जरूर फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।